मेरे पति के जाने के बाद उस घर की आवाज़ ही बदल गई थी। वही मुंबई का समुद्र सामने था, वही सुबह सुबह नीचे सड़क पर दूध वाले की बाइक का हॉर्न, वही सोसाइटी के गेट पर वॉचमैन की सीटी, वही बारिश में खिड़कियों पर चिपकता नमक। लेकिन घर अब घर जैसा नहीं लगता था। पहले इस फ्लैट में हर चीज़ की अपनी जगह थी। मेरे पति चाय हमेशा बालकनी में पीते थे और चाय ठंडी हो जाए तो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने कोई राष्ट्रीय अपराध कर दिया हो। मैं झुंझला कर कहती थी, इतना बड़ा आदमी हो गए, चाय खुद गर्म नहीं कर सकते, और वह हंसकर कहते, कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे हाथ की डांट के बिना चाय फीकी लगती है। अब वही बालकनी थी, वही कप थे, बस डांट सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे बेटे रोहन और बहू कविता मेरे साथ रहते थे। शुरू में मुझे लगा अच्छा है, अकेलापन कम रहेगा। पति की 13वीं के बाद रिश्तेदार चले गए, फूल सूख गए, अगरबत्ती की खुशबू भी खत्म हो गई और घर में बस 3 लोग रह गए, मैं, मेरा बेटा और उसकी पत्नी। पहले रोहन बहुत चिंता करता दिखता। मम्मी आप बेग मत जाया करो, मैं देख लूँगा। मम्मी सोसाइटी मीटिंग में क्या करना है आपको, यह सब झंझट है। मैं प्रॉपर्टी पेपर मुझे दे दो, आपके कमरे में कहीं गुम हो गए हैं। तो सुनने में सब बातों में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे प्यार के नीचे कंट्रोल दिखने लगा। मेरा पासबुक उसके पास, मेरी एफडी की रसीदें उसके पास, बिजली बिल तक वह देखने लगा। मैं कुछ पूछती तो कहता, आपको क्या टेंशन लेना है, इस उम्र में आराम करो। आराम शब्द इतना मीठा होता है ना, लेकिन कभी कभी उसी में इंसान को कोने में बिठा देने की चाल छुपी होती है। कविता भी सीधे कुछ नहीं कहती थी, बस छोटे छोटे तीर मारती थी। मम्मी जी, इतने बड़े फ्लैट में मेंटेनेंस कितना जाता है पता है? आजकल अच्छे सीनियर लिविंग प्लेस कितने सुंदर होते हैं, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। हमारे एक फ्रेंड की मदर तो पुणे के पास ऐसी जगह गई है, स्विमिंग पूल भी वे है वहाँ। मैं बस हाँ कर देती थी। हमारे ज़माने की औरतें बहस कम करती है, ऑब्जर्व ज़्यादा करती है, बाहर वालों के सामने घर की गंदगी नहीं फैलाते, ये सीखा था। लेकिन अंदर से मैं समझ रही थी कि मेरी कुर्सी धीरे धीरे घर की मुख्य जगह के हटका कर दीवार के पास रखी जा रही है। मेरे कमरे में पति की पुरानी फाइलें थी, एलआईसी की रजिस्ट्री, सोसाइटी के पुराने लेटर्स, हमारे फ्लैट की एग्रीमेंट कॉपी, शेयर सर्टिफिकेट, सब कुछ एक लोहे की अलमारी में रखा था। रोहन कई बार पूछ चुका था, ओरिजिनल पेपर्स कहाँ है? मैं हर बार कहती, तुम्हारे पापा ने कहीं रखे थे, मुझे याद नहीं। सच यह था कि मुझे सब याद था। बस अब मुझे यह भी याद था कि मेरे पति ने एक बात हमेशा बोली थी, शालिनी, कागज पर साइन करने से पहले ऊपर का हेडिंग पढ़ना, रिश्तेदार हो, बेटा हो, कोई भी हो। उस समय मुझे उनकी यह आदत बहुत इरिटेटिंग लगती थी। अब लगता है आदमी बहुत दूर तक सोच कर गया था। एक रविवार दोपहर रोहन अचानक मेरे लिए मिठाई लाया, शुगर फ्री वाली महंगी दुकान की। कविता ने भी उस दिन मुझसे बहुत मीठे टोन में बात की। बोली, मम्मी जी आप बहुत डल रहने लगी है, हमने सोचा आपको थोड़ा बाहर भेज दे। मैंने पूछा कहाँ? रोहन बोला, इंटरनेशनल ट्रिप, शायद सिंगापुर या दुबई, वीज़ा अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैं कुछ सेकंड चुप रही। मेरे पति के साथ मैं कभी विदेश नहीं गई थी, पासपोर्ट बनवाया था पर इस्तेमाल नहीं हुआ। रोहन ने मेरे चेहरे पर वह हल्की खुशी देख ली। उसने तुरंत कहा, बस कुछ पेपर वर्क है। एजेंट बोल रहा था जल्दी करना पड़ेगा, आज ही साइन कर दो तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डाइनिंग टेबल पर कागज फेर हुए थे, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, मेरी फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेवल ब्रोशर और बीच बीच में फॉर्मर्स। कविता बार बार बोल रही थी, मम्मी जी टेंशन मत लो, स्टैंडर्ड फॉर्मर्स है, सब पेरेंट्स साइन करते हैं। मेरे सामने पेन रखा गया। रोहन ने येलो रिस्टिक नोट लगाए हुए थे, यहाँ साइन, यहाँ इनिशियल्स, यहाँ डेट। मुझे अजीब लगा, वीज़ा फॉर्म में इतने सारे अलग अलग प्लेस क्यों? मैंने चश्मा ठीक किया और पहला पेज उठाया। तभी रोहन का फ़ोन बजा। वह बालकनी की तरफ चला गया और धीमी आवाज़ में बात करने लगा। कविता किचन में गई, शायद चाय देखने। बस वही 2 मिनट में थे, 2 मिनट जिनमें एक माँ का भ्रम टूट गया। ऊपर ट्रेवल एजेंसी का ब्रोशर था, लेकिन नीचे वाले पेपर पर साफ लिखा था कि यही किसी सीनियर केयर रेजिडेंस का एडमिशन रिलेटेड फॉर्म था। मैंने धीरे से दूसरा पेज खिसकाया। उसमें लॉन्ग टर्म स्टे, मंथली फेयर चार्ज, मेडिकल सुपरविजन, इमरजेंसी कंसल्ट जैसे शब्द थे। एक जगह गार्डियन डिटेल्स में रोहन का नाम था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मैं पन्ने घोटती रही। इंटरनेशनल वेकेशन नहीं था और लोग मुझे मुंबई से दूर से किसी ओल्ड एज होम में भेजने की तैयारी कर रहे थे, और वही भी पूछकर नहीं, धोखे से। अजीब बात है, उस पर मुझे गुस्सा नहीं आया, आवाज़ भी नहीं निकली।
बस अंदर कुछ बहुत शांत हो गया, जैसे समुद्र अचानक पीछे हट जाए और आपको समझ आ जाए कि अब लहर बहुत बड़ी आने वाली है। रोहन वापस आया और बोला, मम्मी साइन कर दो ना, एंजल वेट कर रहा है। मैंने पेन उठाया, फिर अपनी आंखें मलते हुए कहा, रोहन आज आंख बहुत दुख रही है, या छोटे छोटे अक्षर पढ़े नहीं जा रहे, रात को या कल कर दूंगी। कविता तुरंत बोली, अरे मम्मी जी, पढ़ना क्या है इसमें, हम है ना। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, हाँ तुम लोग हो, तभी तो कॉल कर दूंगी। मेरे जवाब से रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए चिढ़ाई, पर उसने छुपा ली। बोला, ठीक है, पर डिले मत करना। उस शाम खाना खाते वक्त दोनों सामान्य बनने की कोशिश कर रहे थे। कविता ने बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट की बात शुरू कर दी। रोहन ने ऑफिस का ट्रेशर बजाया। मैं चुपचाप दाल में चम्मच चलाती रही। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन मेरे कान अब हर शब्द पकड़ रहे थे। रात को जब सब सो गए, मैं उठी, धीरे से अपने कमरे की अलमारी खोली, पुराने कपड़ों के नीचे से फाइल निकाले। मेरे पति की हैंड राइटिंग आज भी वैसी थी, मोटी और साफ रजिस्टर, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी लेटर सब तक था। एक पुराने एनवलप में सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट की रिसीट भी मिली। हमारे बिल्डिंग के ड्राइवर्स, वॉचमैन, मेड्स और सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट बना था। मेरे पति हर साल डोनेशन देते थे और कहते थे, घर की कीमत दीवारों से नहीं, उससे निकलने वाली अच्छाई से होती है। मैं बहुत देर तक उसी रिसीट को देखती रही। उसी वक्त मेरे दिमाग में पहली बार वह ख्याल आया, अगर मेरे अपने बच्चे मुझे असेट समझते हैं, तो मैं इस असेट को उनकी भूख से बाहर निकाल दूंगी। क्या माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों के अधिकार है या सिर्फ माँ बाप की मर्जी? क्योंकि उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा था कि क्या बेटा होना अपने आप में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अगले दिन मैंने कुछ नहीं बदला। सुबह कविता ने पूछा, मम्मी जी फॉर्म साइन कर है, याद है ना? मैंने कहा, हाँ, पहले मंदिर होकर आती हूँ, फिर देखती हूँ। मैंने अपनी पुरानी क्लॉथ बैग उठाए, उसमें फाइल रखी और नीचे आ गए। लिफ्ट में तीसरी मंजिल वाली मैसेज नायर मिली। बोली, बहुत दिनों बाद दिखी, सब ठीक? मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ बस थोड़ा काम है। सोसाइटी ऑफिस में सेक्रेटरी बैठे थे, वो मेरे पति को बहुत मानते थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए और बोले, अरे शालिनी ताई आइए। इतने दिन बाद मैंने सीधा कुछ नहीं बताया, बस पूछा, आप लोगों का एजुकेशन ट्रस्ट अभी एक्टिव है ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, ऑडिट होता है, बच्चों की फीस जाती है। क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, बस ऐसे ही कुछ पेपर्स देखने थे। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, शायद उन्हें समझ आ गया कि बात सिर्फ डोनेशन की नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, वो आपकी चुप्पी को भी इज्जत देते हैं। घर लौटकर मैंने वही फेंक के वेकेशन वाले पेपर्स उसी जगह रख दिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहन शाम को आया तो पूछा, मम्मी साइन? मैंने कहा, कल आज मंदिर से लौटते वक्त भीड़ में चक्कर जैसा लगा। वह परेशान नहीं हुआ, बस इरिटेट हुआ। यही फर्क होता है चिंता और स्वास्थ्य में। चिंता पूछती है डॉक्टर चढ़े, स्वास्थ्य पूछता है साइन कब करोगी। उस रात में बालकनी में बैठी रही, नीचे जूहू की तरफ ट्रैफिक की लाल पीली लाइट्स चमक रही थी, हवा में नमक था। मेरे पति की खाली कुर्सी मेरे सामने थी। मैंने धीरे से कहा, तुम सही कहते थे, हेडिंग पढ़नी चाहिए। फिर मैंने अपनी फाइल बंद की और तय कर लिया कि अब वो रोऊंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, रिश्तेदारों को फ़ोन करके तमाशा नहीं बनाऊंगी। मेरे बेटे ने मुझे कागज़ से बेहतर करने की सोची थी, अब मैं भी कागज़ से ही अपना घर बचाऊंगी। फ़र्क बस इतना होगा कि उसका कागज़ धोखे का था और मेरा कागज़ कानून का होगा। अगले 3 दिन मैंने वही किया जो रोहन और कविता मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं धीमी बनी रही, थोड़ी कंफ्यूज बनी रही और बीच बीच में वेकेशन को लेकर छोटे छोटे सवाल पूछती रही। रोहन, वहाँ ठंड होगी क्या? कविता, सूटकेस बड़ा वाला लेना पड़ेगा, पासपोर्ट में मेरा पुराना एड्रेस तो नहीं है? वो दोनों जवाब देते हुए रिलैक्स दिखते थे, जैसे उन्हें विश्वास हो गया हो कि बूढ़ी माँ अभी भी बच्चे जैसी है। बस थोड़ा प्यार दिखाओ और साइन करवा लो। लेकिन अब मैं हर आवाज़ सुन रही थी, हर फोन कॉल, हर आधी लाइन, हर फुसफुसाहट। एक शाम में अपने कमरे में थी और दरवाजा आधा खुला था। कविता किचन में किसी से फ़ोन पर बोल रही थी। हाँ, वह शिफ्ट देने फ्लैट दिखाना हजी होगा, सीव्यू है, प्रीमियम मिलेगा, बस पेपर क्लीन होने चाहिए। मेरा हाथ वही रुक गया। मैं अलमारी में दवाई रखने का नाटक कर रही थी, पर दिल में जैसे किसी ने गर्म लोहे की गिली ठोक दी। अब शक नहीं बचा था, ओल्ड हज होम सिर्फ पहला स्टेप था, असली मंजिल मेरा घर था। उसी रात रोहन मेरे कमरे में आया और बहुत कैजुअल आवाज़ में बोला, मम्मी ओरिजिनल एग्रीमेंट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वीज़ा के लिए एसेट प्रूफ लगता है कभी कभी।
मैंने उसके आंखों में देखकर कहा, पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने कहाँ रखा था। उसने होठ दबाए। बस एक सेकंड के लिए उसका असली चेहरा बाहर आया, फिर बोला, आप भी ना कुछ संभाल कर नहीं रखती। पहले मैं ऐसी बात सुनकर दुखी हो जाती थी। उस दिन मुझे खुद से ज़्यादा क्लियरिटी मिली। जब लालच बढ़ता है ना, तो लोग एक्टिंग करना भूल जाते हैं। अगले दिन मैं मंदिर नहीं गई। मैं सीधे चर्च गेट की लोकल पकड़ कर फोर्ट कोर्ट गई। इतने सालों बाद अकेले लोकल ट्रेन में बैठना भी एक तरह की आज़ादी थी। भीड़ थी, धक्का था, लजीज कंपार्टमेंट में किसी का टिफिन खुला था, किसी बच्चे का स्कूल बैग मेरे पैर से लग रहा था, लेकिन मुझे अजीब साहस महसूस हो रहा था। मेरे क्लॉथ बैग में पेपर्स थे और दिल में मेरे पति की आवाज़। हेडिंग पढ़ना। कोर्ट में एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लॉयर का ऑफिस था। लिफ्ट बंद थी तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ी। अंदर लड़के की मेज, फाइल्स की गंध, स्टैम्प पेपर के बंडल्स और एक क्लर्क जो बिना रूप ऊपर देखे बोला, अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा, नहीं, पर काम जरूरी है। कुछ देर बाद मैं लॉयर मैडम के सामने बैठी थी। मैंने उन्हें सब बताया, वेकेशन का बहाना, ओल्ड एज होम का फॉर्म, वायर की बातें, ओरिजिनल पेपर्स की मांग और वह डर जो मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। वह बीच में एक बार भी भावुक नहीं हुई, बस नोट्स लेती रही। फिर बोली, प्रॉपर्टी आपके नाम है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, किसी जॉइंट नेम में नहीं? मैंने कहा, नहीं, मेरे पति ने अपने जाने से पहले ट्रांसफ़र ठीक से करवा दिया था। उन्होंने पेन रख दिया और बोले, तो फिर डरिए मत, लेकिन गुस्से में कोई कमज़ोर डॉक्यूमेंट मत बताइए। आपको ऐसा ट्रस्टर चाहिए जो आपकी लाइफ टाइम में आपको सुरक्षित रखे और बाद में आपकी इच्छा साफ साफ लागू हो। मैंने पहली बार उस दिन दो शब्दों ठीक से सुने, कंडीशनल गिफ्ट ऑफ डीफ और लाइफ इंस्टेंट क्लोज। उन्होंने समझाया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सोसाइटी के रजिस्टर्ड चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट को गिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन शर्तों के साथ। जब तक मैं जिंदा रहूँगी, फ्लैट में रहने का पूरा अधिकार मेरा रहेगा। कोई उसे बेच नहीं सकेगा, मॉर्गेज नहीं कर सकेगा, अंदर बड़ा अल्टरेशन नहीं कर सकेगा और मेरे अधिकार को हटाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। मेरे बाद टाइटल ट्रस्ट को जाएगा, बच्चों को नहीं। मैं बहुत देर तक चुप रही। लॉयर मैडम ने सोचा शायद मुझे झटका लगा है। उन्होंने कहा, देखिए, यह बड़ा डिसीजन है, फैमिली बैंकलेस होगा। मैंने पहली बार हल्की हंसी हंसी और कहा, बैंकलेस तो ऑलरेडी है मैडम, बस अभी तक उसकी आवाज़ धीमी है। वो मुझे देखती रही। फिर उन्होंने फाइल्स की लिस्ट बनाई, आधार, पैन, फ्लैट एग्रीमेंट कॉपी, सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स, हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन पेपर सब चाहिए था। मैंने उसी दिन सोसाइटी सेक्रेटरी को फ़ोन किया। उन्होंने आवाज़ सुनते ही पूछा, सब ठीक है ना शालिनी ताई? मैंने कहा, अब ठीक करना है। अगले 2 दिन मैं घर में सामान्य रही और बाहर अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला तैयार करती रही। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना, बुजुर्ग इंसान चुप हो तो उसे कमज़ोर मत समझना। कई बार वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। सोसाइटी ऑफिस में सेक्रेटरी ने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कॉपी, ऑडिट रिपोर्ट्स और बोर्ड रेजोल्यूशन दिखाया। उन्होंने कहा, आप श्योर है? मैंने कहा, मेरे पति इस ट्रस्ट को डोनेशन देते थे, उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर भरोसा था। मेरे बेटे को सिर्फ रिसेल वैल्यू दिखती है। मुझे तय करना है कि मेरा घर किस सोच के साथ जाएगा। उनकी आंखें थोड़ी भर आई, लेकिन उन्होंने बस सिर हिलाया। उधर घर में बेचैनी बढ़ रही थी। कविता ने मेरी सारी छांटनी शुरू कर दी। बोली, मम्मी जी, इतने पुराने कपड़े वहाँ लेकर क्या करेगी? मैंने पूछा, कहाँ? वो एकदम अटक गई। फिर बोली, मतलब ट्रिप पर? रोहन रात को किसी ब्रोकर से बात कर रहा था। हाँ, पोजीशन इशू नहीं होगा, बस थोड़ा टाइम दो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। पोजीशन इशू अपनी ही माँ को इशू बोल रहा था। उस रात मैंने हस्बैंड की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं बदला नहीं ले रही। मैं बस अपनापन विरासत नहीं बना दूंगी। फाइनली डीड ड्राफ्ट हो गई। लॉयर मैडम ने हर क्लोज पढ़ कर सुनाया। मेरी लाइफ टाइम में मेरा एक्सक्लूसिव राइट्स टू रिजाइड, मेरे कैसेट को बिना सेल, मॉर्गेज, ट्रांसफर, लीज, स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन प्रोहिबिटेड। मेरे बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट को वेस्ट हो गई। अगर कोई फैमिली मेंबर प्रेशर, फाड़ या कोर्सन का डॉक्यूमेंट बदलवाने की कोशिश करे तो ट्रस्ट और सोसाइटी लीगल ऑब्जेक्शन उठा सकेंगे। शब्द अंग्रेजी में थे, पर उनका मतलब एकदम साफ था। मेरे बेटे ने मेरा साइंस से मुझे हटाने की सोची थी। अब मेरे साइंस से वही रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला था। रजिस्ट्रेशन वाले दिन में सुबह जल्दी निकली। रोहन ऑफिस कॉल में समझा उलझा था। कविता जिम गई थी। मैंने कहा, मंदिर जा रही हूँ, सच भी कहा।
कानून का ऑफिस भी उस दिन मुझे मंदिर जैसा ही लग रहा था। सब रजिस्टर ऑफिस में भीड़ थी। एडजस्ट घूम रहे थे, फोटोकॉपी वाले चिल्ला रहे थे, कोई स्टैम्प ड्यूटी पूछ रहा था, कोई टोकन नंबर। मैं एक प्लास्टिक चेयर पर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ में पेन था, पर इस बार कोई मुझे जल्दी नहीं कर रहा था। इस बार हेडिंग मैंने खुद पढ़ी थी। इस बार कागज मेरा था। जब मैंने साइन किया तो मेरे हाथ नहीं कांपे। लॉयर मैडम ने धीरे से कहा, डन। सेक्रेटरी ने रिस्पेक्टफुल तरीके से सिर झुकाया। मैं बाहर आई तो मुंबई की गर्मी वही थी, ट्रैफिक वही था, लोग वही भाग रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं पहली बार इतने महीनों में अपने घर लौट रही थी। किसी की माँ बनकर नहीं, किसी की जिम्मेदारी बनकर नहीं, बल्कि उस घर के असली मालिक बनकर। शाम को रोहन ने पूछा, मम्मी कल फॉर्म साइन करेंगे? कर देंगे, अब डिले नहीं होना चाहिए। मैंने चाय कप में डाली, उसकी तरफ बिना देखे कहा, हाँ बेटा, अब कोई डिले नहीं होगा। उसे लगा मैं उसके कागज़ की बात कर रही हूँ। मुझे पता था असली कागज़ तो आज पूरा हो चुका था। उसी रात वह ब्रोकर को मैसेज कर रहा था कि नेक्स्ट वीक फ्लैट देखने आ सकता है। मैं बालकनी में बैठी समुद्र देख रही थी। लहरें अंधेरे में भी आ जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान की किस्मत। फर्क बस इतना था कि अब मेरी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं थी। अगले रविवार सुबह रोहन ने फाइनली मास्क को उतार दिया। डाइनिंग टेबल पर वही पेपर्स फिर रखे हुए थे, लेकिन इस बार ट्रेवल ब्रोशर ऊपर नहीं था। शायद उसे लगा अब नाटक की जरूरत नहीं। उसने चाय का कप मेरी तरफ सरकाया और बहुत मेच्योर बनने वाली आवाज़ में बोला, मम्मी हमें प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। आप अकेली हो जाती हो, आपकी तबीयत भी कभी भी खराब हो सकती है। वह सीनियर लिविंग प्लेस अच्छा है, डॉक्टर्स है, स्टाफ है, गार्डन है, आपको वहाँ आराम रहेगा। कविता तुरंत बोली, और सच बोलो मम्मी जी, इतना बड़ा फ्लैट मेंटेन करना भी आसान नहीं है। आप वहाँ सेफ रहेगी और यहाँ का पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट हो जाएगा। सबके फ्यूचर के लिए अच्छा है। मैंने दोनों को ध्यान से देखा। फ्यूचर सबका फ्यूचर, मेरे फ्यूचर का कोई नाम नहीं था उसमें। मैंने धीरे से पूछा, अगर यह मेरी देखभाल के लिए था तो ओल्ड एज होम का फ़ोन बिछा पेपर्स के नीचे क्यों छुपाया था? कमरे में जैसे किसी ने पंखा बंद कर दिया हो। रोहन का चेहरा पहली बार सच में उतर गया। कविता ने तुरंत संभलने की कोशिश की। मम्मी जी, आप गलत समझ रही है, वह बस इंफॉर्मेशन फॉर्म था। मैंने कहा, इंफॉर्मेशन फॉर्म में गार्डियन सिग्नेचर, एडमिशन कैंसेट और मंथली केयर चार्जेस क्यों थे? रोहन ने आवाज़ कड़ी की, मम्मी आप अननेसेसरी सस्पेंस हो रही हो। आपकी उम्र में लोग बातें मिक्स कर देते हैं। मैंने कप नीचे रखा और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरी उम्र इतनी भी नहीं हुई कि अपना घर और अपना निवास कंफ्यूज कर दूँ। यह सुनकर कविता का नकली सॉफ्टनेस टूट गया। वो बोली, तो आप चाहते क्या है? हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा करते रहे। हमारी भी लाइफ है। रोहन को लोन क्लोज करना है, रिया की पढ़ाई है, हमारा फ्यूचर है। यह फ्लैट वैसे भी एक दिन रोहन को ही मिलना है। वही लाइन थी, वही असली बात। इतने देर से केयर, सेफ्टी, पीस, मेडिकल सुपरविजन की बातें सिर्फ रेपिंग पेपर थी। गिफ्ट तो अंदर वही था। मेरी मौत के बाद की कैलकुलेशन का रोहन ही ने भी अब खुलकर कहा, हाँ मम्मी, मैं आपको बेटा हूँ। कौन है मेरे अलावा? बाहर वालों को दोगी क्या? सोसाइटी वालों को, ट्रस्ट वालों को? आखिर में प्रॉपर्टी फैमिली में ही रहनी चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। रोहन को लगा मैं पिघल गई हूँ। उसने जल्दी से पेन उठाया और बोला, तो साइन कर दीजिए। मैंने कहा, इन पेपर्स पर नहीं। तभी डोरबेल बजी। कविता चेट कर दरवाज़ा खोलने गई। बाहर सोसाइटी सेक्रेटरी और लॉयर मैडम खड़े थे। रोहन ने उन्हें देखकर मोहे सिकोड़ ली। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा, क्योंकि बात प्रॉपर्टी की है। तो अब बात साफ साफ होगी। हम सब लिविंग रूम में बैठे। मेरी पोती रिया अपने कमरे के दरवाजे के झाँक रही थी। मैंने उससे अंदर जाने को कहा, लेकिन बच्चे घर की हवा से सच समझ जाते हैं। लॉयर मैडम ने फाइल खोली और बहुत शांत आवाज में कहा, शालिनी जी ने अपनी इच्छा से पूरी मानसिक क्षमता में बिना दबाव के एक कंडीशनल गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की है। प्रॉपर्टी पर लाइफ टाइम रेजिडेंस और कंट्रोल उनका रहेगा। उनके जीवन काल में यह फ्लैट बेचा, गिरवी रखा, ट्रांसफ़र किया, लीज पर दिया या लीगली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। उनके बाद ये प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्टर्ड चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट को जाएगी। डीड की कंडीशंस के अनुसार। रोहन ने पहले तो ऐसे देखा जैसे उसे भाषा समझनी है ही। फिर वह हंसा, छोटी सी नकली हंसी। यह मजाक है मम्मी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुमने मेरे साथ जो करना चाहा मैंने उसका रास्ता बंद किया। कविता भड़क गई। इन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है। आपको पता भी है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है।
सी फेसिंग फ्रेट है यह, करोड़ों का नुकसान कर दिया आपने। मैं पहली बार सच में हंसी। नुकसान किसका नुकसान? कविता जो मेरा था उससे मैं बेचूं तो पैसा, तुम बेचो तो फ्यूचर, मैं बचाऊं तो नुकसान। रोहन ने लॉयर मैडम से कहा, मैं इसको चैलेंज करूंगा। मेरी मदर इमोशनली अनस्टेबल है। लॉयर मैडम ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन, विटनेसेस, मेडिकल फिटनेस डिक्लेरेशन, सोसाइटी ट्रस्ट डॉक्यूमेंट और उनके रिटर्न स्टेशन सब फाइल में है। और अगर दबाव या फ्रॉड का मामला उठा तो पुराने पेपर्स और अटेम्प्टेड एडमिशन फॉर्म भी रेलवे हो सकते हैं। रोहन चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। जेल वाला डर नहीं, पब्लिक शेम वाला डर। वह डर के सोसाइटी में लोग जान जाएंगे कि उसने अपनी माँ को वेकेशन के नाम पर ओल्ड एज होम भेजने की कोशिश की। सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारे पापा इस ट्रस्ट को बहुत मानते थे। उन्होंने कई बच्चों की फीस भरवाई थी। शालिनी ताई ने कोई लीगली काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना अधिकार इस्तेमाल किया है। रोहन अचानक मेरी तरफ मुड़ा। मम्मी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? लोग कहेंगे आपने अपने बेटे को बेदखल कर दिया। मैंने कहा, रिश्तेदार उस दिन कहाँ थे जब तुमने मेरी अलमारी के पेपर्स ढूंढे? रिश्तेदारों ने पूछा था कि मैं डिनर टेबल पर क्यों कम बैठती हूँ। किसी ने देखा था कि मेरी दवाई 2 दिन लेट आई। रिश्तेदारों को मेरे साइन चाहिए थे या मेरी सास? कविता ने धीमी आवाज़ में कहा, हम यहाँ रहेंगे फिर कैसे अब? मैंने कहा, जैसे अब तक रहते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस घर की दीवारों में तुम्हारा प्राइस टैग नहीं लगा होगा। जब तक तुम इज्जत से रहोगे घर में जगह है। जिस दिन फिर मुझे हटाने की कोशिश हुई, कानून भी है और सोसाइटी भी। उस दिन कोई चिल्लाहट नहीं होगी, कोई ड्रामेटिक थप्पड़ नहीं, कोई सामान सड़क पर नहीं फेंका गया। असली सजा उससे बहुत शांत थी। ब्रोकर ने 2 दिन बाद खुद फोन करके पीछे हट गया। बैंक वाले रास्ते बंद हो गए। रेनोवेशन के नाम पर रिसेल प्लान खत्म। फ्लैट को मॉर्गेज करके बिजनेस करने का सपना खत्म। मेरे डैड को फाइनेंशियल माइलस्टोन मानने वाली उनकी प्लानिंग खत्म। वो उसी घर में थे, लेकिन अब वह घर उनके लिए जैकपॉट नहीं था, बस घर था। और शायद ग्रीडी आदमी के लिए सिर्फ घर सबसे बड़ी सजा होता है। रिया उस रात मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें लाल थी। उसने पूछा, दादी आप हमें छोड़कर चली जाओगी? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। और एक बात याद रखना, पढ़ाई ही ऐसी दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती। ये घर बाद में उन बच्चों की पढ़ाई में लगेगा जिनके पेरेंट्स हमारे लिए लिफ्ट चलाते हैं, गेट खोलते हैं, घर साफ करते हैं। किसी का फ्यूचर सिर्फ इसलिए छोटा नहीं होना चाहिए कि उसके घर में सी फेसिंग विंडो नहीं है। वह मेरे गले लग गई। मैंने उससे पेरेंट्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बच्चे को सच दिखाना जरूरी है, जहर पिलाना नहीं। अगले हफ्ते में फिर सोसाइटी मीटिंग में गई। पहले लोग मुझे पीटी से देखते थे, अब रिस्पेक्ट देश से देखते हैं। सेक्रेटरी ने ट्रस्ट कमेटी ने अनाउंसमेंट किया कि फ्यूचर में एजुकेशन फंड के लिए एक मेजर एसेट सीक्रेट है। मैंने कोई स्पीच नहीं दी, बस रजिस्टर में अपने नाम के आगे साइन किया। इस बार मेरा साइन किसी ने जल्दी में नहीं करवाया था। इस बार मेरा साइन मेरी आवाज़ था। रोहन और कविता घर में अब बहुत कम स्वीट बनते थे। सच बोलूँ तो मुझे उनकी फेक मिठास से यही चुप्पी बेहतर लगी। रोहन कभी कभी बालकनी में खड़ा होकर उससे देखता और फ़ोन पर धीरे बोलता, नहीं यार, प्रॉपर्टी स्टॉक है। मैं अंदर से सुन लेती और चाय में अदरक कूटती रहती। स्टॉक प्रॉपर्टी नहीं थी, स्टॉक लालच था। मैं उसी फ्लैट में रही, अपनी कुर्सी फिर डाइनिंग टेबल पर खिसका ली, अपना मेडिसिन खुद ऑर्डर करने लगी, सोसाइटी ऑफिस खुद जाने लगी। और एक दिन मैंने अपने पति की खाली कुर्सी के सामने बैठकर कहा, तुम्हारा घर बच गया और शायद थोड़ा अच्छा काम भी कर गएगा। सुबह का सूरज समुद्र पर पड़ रहा था। मुंबई वैसे ही भाग रही थी। नीचे वॉचमैन वैसे ही गाड़ियों को सैल्यूट कर रहा था। बस मैं बदल गई थी। मेरे बेटे ने सोचा था बूढ़ी माँ को कागज़ से हटा देगा। मैंने इसे कागज़ से खुद को अपने घर में हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। और मेरी कहानी की ये सीख है, माँ बाप का प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन उनका अधिकार कभी अंधा नहीं होना चाहिए। अगर अपने ही लोग आपको असेट समझने लगे तो रोने से पहले पढ़िए, समझिए और सही जगह साइन कीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।